अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, ये है जी घर सस्ता कैसे बनाएं। हर कोई इस फ़िक्र में रहता है जब वो घर बनाना चाहता है कि यार उसको घर जो है अच्छा भी बन जाए, क्वालिटी भी अच्छी हो और जो है वो अफोर्डेबल भी हो, सस्ता भी हो, कहीं चूना ना लग जाए। चूना लगने का डर जो है बड़ा कॉमन है हमारे पाकिस्तान में ना। तो चूना लगने से बचने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ज़िक्र करूंगा, जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी। हालांकि मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूं, और मगर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो अगर नज़र में रखी जाएं तो बहुत मुमकिन है कि आपको चूना ना लगे और आप वेल अवेयर हों घर को बनाने के पूरे प्रोसेस से। क्योंकि अमूमन लोग अवेयर नहीं होते, वो ज़िंदगी में घर पहली दफ़ा बना रहे होते हैं और 100 मुँह 100 बातें उनके सामने होती हैं और हर कोई अपने मशवरे दे रहा होता है, ख़ास तौर पे रिश्तेदार वगैरह जिन्होंने एक आध दफ़ा कभी ज़िंदगी में घर बनाया होता है। तो आइए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या रखा है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जी, पहली चीज़ जो सबसे पहले आप घर में फ़ाइनल करते हैं ना, अपने डिसाइड करते हैं मेरी नज़र में, वो है उसका डिज़ाइन और उसकी प्लानिंग। ये सबसे अहम चीज़ें होती हैं कोई भी घर बनाने के लिए। अब डिज़ाइन एंड प्लानिंग से मुराद क्या है कि घर के अंदर कितने बेडरूम्स होंगे, किस शेप के होंगे, किस साइज़ के होंगे, कहाँ पर होंगे, किचन कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या साइज़ होगा, क्या फ़ीचर्स उसमें आपको चाहिए हैं। तो किचन वगैरह कैसे बनेगा, क्या चीज़ें किस तरह से दिखेंगी, और ये जो जितनी भी आपके डिज़ाइन और प्लानिंग होती है, ये आपको मदद देती है आपके बिल ऑफ क्वांटिटीज़। यानी फिर पता चल जाता है कि वो चीज़ बनाने में कितना सीमेंट, सरिया, रेती, बजरी, टाइल्स, इलेक्ट्रिक वायर, प्लम्बिंग का सामान, हार्डवेयर, दरवाजे, खिड़कियाँ कितनी क्वांटिटीज़ में लगेंगी। तो आपका बिल ऑफ क्वांटिटीज़ ड्राइव हो जाता है। सेकंड स्टेप वही है, आफ्टर सक्सेसफुल डिज़ाइन एंड प्लानिंग एंड वर्किंग ऑफ ऑल ड्राइंग्स मीन फ्लोर प्लान, आर्किटेक्चरल कंप्लीट प्लान, जिसमें ये डिफ़ाइन होता है कि दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे, वॉशरूम्स किस साइज़ के होंगे और कहाँ कहाँ लोकेट होंगे। ये बहुत ज़रूरी होती है और ये तमाम लेबर को भी हेल्प आउट करती है, क्या चीज़ कैसे बनानी है, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है। उसके बाद आप उस डिज़ाइन और प्लानिंग को लेके, उस डिज़ाइन एंड प्लानिंग के अंदर आपका स्टील भी डिफ़ाइन होता है। स्टील की स्ट्रक्चरल ड्राइंग मौजूद होती है कि आपने बीम्स किस तरह मारने हैं, स्लैब की फॉर्मेशन क्या है, रिइंफोर्समेंट क्या है, कॉलम किस साइज़ के होंगे, छत की थिकनेस क्या होगी। उससे हमें आसानी होती है स्टील वर्कर को, स्टील फिक्सर को, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है कि मैंने किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है। इसी तरह से जब आप बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनवा लेते हैं डिज़ाइन एंड प्लानिंग के मुताबिक, यानी आपकी आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ये सारी ड्राइंग्स एक पूरा कंप्लीट सेट होता है, ये बन जाती हैं। इसके बाद आप उन ड्राइंग्स को फॉरवर्ड करते हैं एक क्वांटिटी सर्वेयर को, जो आपको तमाम बिल ऑफ क्वांटिटीज़ ड्राइव करके देता है, बताता है कि आपका सरिया इतना लगेगा, सीमेंट इतना लगेगा, खिड़की दरवाज़ों की क्वांटिटीज़ ये होंगी, टाइल्स की क्वांटिटीज़ ये होंगी, आपका मिक्स इतना लगेगा, एग्रीगेट इतना लगेगा, सीमेंट इतना लगेगा, लाभ लाभ लाभ, वो तमाम आपके पास क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं। अब आप क्या करेंगे, उस बिल ऑफ क्वांटिटीज़ को उठा के आप कॉन्ट्रैक्टर्स को ईमेल कर देंगे, जो आपने सेलेक्ट किए 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स, वो अपने रेट्स उसमें फिल करके आपको अपनी कोटेशन बना के दे देंगे कि सर ये हमारे रेट्स हैं और जो है ये कॉस्ट आपको इसमें आएगी इस प्रोजेक्ट की। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि भाई आपने किस ठेकेदार को काम देना है। डिसाइड कैसे करेंगे, आप उसके काम देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे कि कितनी साइट्स वो चला रहा है, कितने साइट्स वो सक्सेसफुल डिलीवर कर चुका है, कितने उसकी सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं, कहाँ करंटली उसका काम चल रहा है, वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है आफ्टर डिसाइडिंग द कॉस्ट। फिर आपने काम देखना है और फिर आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है और उसे काम हैंड ओवर करना है। तो ये सब चीज़ें आपको किस चीज़ में मदद कर रही हैं, बेसिकली आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या लग रहा है, कितना लग रहा है। उसमें प्लस माइनस 5 to 8% हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसकी नेचर ऐसी है कि इसमें अप एंड डाउन लाजमी होता है। मगर
आपको अपनी लिमिट्स पता होती हैं। एग्जैक्टली आपको ये पता होता है कि आपका प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली इस बजट में ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एस्टीमेट्स आए आपके पास 1 करोड़ रुपए के, आपने कहा चलो 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ 10 से 12 लाख में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो अहम मरला होता है वो है डिप्लॉय प्रॉपर सुपरवाइज़र ऑन द साइट फ्रॉम योर ओन साइट। कॉन्ट्रैक्टर तो अपना काम कर रहा है, मगर सुपरवाइज़र आपकी साइट पे आपका अपना होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों पे नज़र रखे, मटेरियल किस तरह इस्तेमाल हो रहा है उस पे नज़र रखे, चीज़ों को गलत होने से बचाए, चीज़ें पहली दफ़ा में ही करेक्ट और सही हों, रीवर्क ना करना पड़े। ये पॉइंट आपकी कॉस्ट को जेन्युइनली बचा के देगा, आपकी कॉस्ट जेन्युइनली सेव होगी। अच्छा जी, सुपरवाइज़र जब आपका होगा तो आपको हर चीज़ की ख़बर भी रहेगी, कब क्या हो रहा है साइट पे, क्या काम चल रहा है, तो आप बाखबर भी रहते हैं। तो ये छोटे से पैसे जो सुपरवाइज़र के हैं, अगर आप एक अच्छा बंदा भी रखते हैं तो 40-50 हज़ार में आपको एक बंदा मिल सकता है जो कि आपकी साइट पे नज़र रखेगा। वरना कुछ लोग यही काम जो है वो अपने गार्ड से भी ले रहे होते हैं, वो नज़र रखता है चीज़ों पे, मगर वो चीज़ों को सही नहीं करा सकता इफ़ कॉन्ट्रैक्टर उसमें गलती कर रहा है। तो सुपरवाइज़र थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे चीज़ें पता होना चाहिए। अगर 60,000 रुपये महीना आपने रखा तो 6 महीने के लिए 3,60,000 आप खर्च कर रहे हैं, मगर आपके काम में एक तो ये है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, दूसरा क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल होने में जो है वो ख्याल रखवाएगा कि भाई सही क्वांटिटीज़ यूज़ हों। सेकंड ये कि रीवर्क से बचाएगा आपको। रीवर्क बहुत कॉस्टली पड़ता है और आपका टाइम बर्बाद करता है। रीवर्क जो है ना आपके टाइम को बर्बाद करता है, तो आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन के मुताबिक ख़त्म होगा अगर आप अपना एक सुपरवाइज़र रखते हैं तो। और कॉन्ट्रैक्टर से कोई सुपरवाइज़र लेना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तो उसका फेवर करेगा। तो सुपरवाइज़र आपका अपना होना चाहिए ताकि आपके पास अच्छा मटेरियल यूजेज आपको पता चले, काम में एक्यूरेसी हो, जनरल चेक एंड बैलेंस आपका रहे। और अब आती है एक अहम चीज़, अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है तो फिर आप जो मटेरियल ख़रीदेंगे वो आपकी सोर्सेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे रेट्स पे मटेरियल ख़रीद सकें। ज़्यादातर आप कोशिश करें होलसेलर से या फैक्ट्रीज से डायरेक्ट माल ख़रीदें, और या तो इम्पोर्टर से जो माल इम्पोर्ट होता है लाइक सैनिटरी हार्डवेयर वगैरह वगैरह, ये ज़्यादातर इम्पोर्ट्स होते हैं। तो इसमें अच्छे डीलर से रब्ता करें, अच्छे होलसेलर से आप माल ख़रीदें ताकि आपको सस्ता माल मिले। इसके बाद लेबर जब काम हो रहा हो तो सुपरवाइज़र को पाबंद करें या ख़ुद नज़र रखें इस बात पे कि काम की क्वालिटी सही हो। अगर कोई मेसन सही काम नहीं कर रहा तो कॉन्ट्रैक्टर से बात करके फ़ौरी तौर पे उसे रिमूव करवाएं या रिप्लेस करवाएं। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है आपका घर एक सही बजट के मुताबिक, सही कॉस्ट के मुताबिक एक अच्छी क्वालिटी का तैयार हो जाएगा। वरना लोग बहुत परेशान होते हैं अच्छा और क्वालिटी का घर बनाने के लिए, टाइम भी ज़ाया होता है और पैसा भी। तो अपना टाइम और पैसा बचाएँ, इस वीडियो को समझें और जो सवालात आपके हों वो हमसे पूछें और अपने घरों की तामीर के लिए हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर किसी मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।